आज इस अवसर पर अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.के. महाजन जी, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री अतीश चंद्रा जी, श्री मनीष वर्मा जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री लोकेश कुमार सिंह जी, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री साकेत कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, चिकित्सकगण, अन्य कर्मीगण, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवियों सज्जनों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं कि अनेक योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ जो पूर्ण हो गई और अनेक योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। 252 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 63 योजनाओं का उद्घाटन हुआ और 614 करोड़ रुपए की लागत से 50 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। कुल 866 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का स्वीकृत योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ स्वास्थ्य विभाग को और हमारे मुख्यमंत्री ने, श्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कदम उठाए गए उन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। मैं उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसका एहसास लोगों को अवश्य हो रहा है। आप सबको मालूम है कि 2006 में फरवरी में हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने मरीज इलाज के लिए जाते। तो वो जो सर्वेक्षण के आंकड़े आए थे उसके हिसाब से औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में 39 मरीज जाते। इसका मतलब है कि एक दिन में एक मरीज या कभी कभी किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 मरीज, यह स्थिति। और जब हम लोगों ने कदम उठाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है या जिला स्तरीय अस्पताल है, सब डिविजनल अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सबों में जो हम लोगों ने शुरुआती कदम उठाए कि जिसमें चिकित्सकों की उपलब्धि सुनिश्चित की गई, उपलब्धता सुनिश्चित की गई, पैरामेडिकल स्टाफ सबकी नियुक्ति की गई और यह कोशिश की गई कि वो ठीक ढंग से चले। और इसके लिए हम लोगों ने लैंडलाइन टेलीफोन से कनेक्ट किया सबको, ताकि ये पता चल सके कि जिनकी ड्यूटी है वो वहाँ मौजूद है या नहीं। तो इसका बड़ा अच्छा परिणाम निकला। एक तो चिकित्सकों की उपस्थिति हो गई और दूसरा काम हम लोगों ने किया मुफ्त दवाओं की उपलब्धता। बिहार में एक कदम उठाया गया और मुझे आज भी याद है कि अगस्त महीने में इस योजना का उद्घाटन हम लोगों ने तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति जी से स्वर्गीय भगत सिंह शेखावत जी से करवाया था। और उस समय तो कुछ सीमित दवाएं उपलब्ध, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा इन दोनों व्यवस्था का
कि जब अक्टूबर में फिर हम लोगों ने सर्वे कराया कि अभी क्या स्थिति, तो उस समय जानकर हम लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ कि औसतन अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महीने में 1500-2000 के करीब मरीज जाए। और आज तो मैं पूछ रहा था अभी प्रधान सचिव जी से कि अभी क्या स्थिति, तो इन्होंने आज बताया कि आज जो स्थिति है उसके हिसाब से 10,500 मरीज औसतन एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। अब यह परिवर्तन आया है तो स्वाभाविक है कि कई प्रकार की इच्छाएं लोगों के मन में होती हैं। बीच में थोड़ी दिक्कत जरूर आई दवा की उपलब्धता को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने कॉर्पोरेशन बनाया, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का गठन किया। हम लोगों ने सोचा कि भाई जो दवा है उसको कैसे खरीदा जाए। उस समय स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से दवा की खरीद की जा रही थी और ऐसा लगा कि पूरे बिहार का मसला तो किस माध्यम से दवाओं की खरीद हो। उपकरणों की जरूरत है, लोग उपकरण खरीदते नहीं है। सरकार पैसे का आवंटन कर देती है, लेकिन अस्पतालों में लोग उपकरण खरीदते नहीं। कई प्रकार की स्थिति होती है, लोगों को लगता है कि चलो हम कोई उपकरण खरीदेंगे तो कोई दूसरा कंपनी वाला कंप्लेन कर देगा, इस पर उसकी जांच होने लगेगी, तो फिर हम इलाज करें या जांच का सामना करें। इसके चक्कर में जो लोग थे अस्पतालों में, खासकर यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लोग कतराते थे, इक्विपमेंट की खरीद नहीं करते जिसकी आवश्यकता। सरकार ने धन का आवंटन किया लेकिन वो लागू नहीं होता। उसी समय हम लोगों के मन में ये बात आई। और दूसरी बात है कि संरचना कैसी बननी चाहिए। अस्पतालों का जो भवन है वो अलग किस्म का भवन होना चाहिए। अब आमतौर पर जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसी पैटर्न पर अस्पताल का भी निर्माण हो जाता है। उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, हवा की समस्या, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो अस्पताल का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो अलग किस्म का होना चाहिए, जो उसकी जरूरत है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों को अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यानी उपकरणों की खरीद हो, दवा की खरीद हो, और जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण की वो कॉर्पोरेशन का गठन किया। तो जब भी कोई आप नया काम करते हैं, नई संस्था बनाते हैं, तो शुरुआती दौर में तो बड़ी कठिनाई आती है, कुछ अनुभव की कमी होती है, तो कई प्रकार की कठिनाइयां आई। इसमें बीच के कुछ वर्षों में दवा की उपलब्धता में कठिनाई, लेकिन अब ये प्रसन्नता की बात है कि अब ये कॉर्पोरेशन ठीक ढंग से गतिमान हो चुका है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब दवाओं की खरीद में समस्या होगी और उपलब्धता में कोई दिक्कत होगी। तो मरीजों को सुविधा मिलेगी और जिन दवाओं की आवश्यकता है धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाएंगे तो सब अब उपलब्ध होगा। और जो आधुनिक उपकरणों की जरूरत है लोगों के जांच के लिए, तो वैसे उपकरण उपलब्ध होंगे, हर अस्पतालों में उपलब्ध होंगे। तो हम लोगों ने जो शुरुआती किया, एक पहला चरण उठाया स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उसका बहुत अच्छा परिणाम है। अभी जो दूसरा चरण है सुधार, और इसका लक्ष्य हम लोगों का क्या, एक तो पहला लक्ष्य था कि गरीब लोगों को भी इलाज के लिए जो निजी चिकित्सकों के यहाँ जाना पड़ता है उनको काफी पैसा खर्च होता है। और उस समय हमने, जब हम लोग की सरकार बनी 2005, उन्हीं दिनों हमने एक रिपोर्ट देखी थी वर्ल्ड बैंक की कि एक गरीब आदमी किन चीजों पर कितना खर्च करता है। तो हमने देखा कि अच्छा खासा 30% से भी ज्यादा उसका खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पर। तो उनकी गरीबी को देखते हुए हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि लोगों को इलाज कराने में दिक्कत न हो, इसलिए जो सरकारी अस्पताल वो ठीक ढंग से कारगर हो जाए, कार्यरत हो जाए। और मेरा अपना अनुभव एक मेंबर आप अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, हमने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर पर कोई वस्त्र ऊपर नहीं था, नीचे किसी तरह से लंगोटी कसते हुए आ रहा मेरी तरफ, तो कोई रोक रहा, हमने कहा कि उनको आने दी। मेरे पास वो सज्जन आए और उन्होंने मुझको इतना ही कहा कि भाई सरकारी अस्पताल पर ध्यान दो, ये कहा करके चलता। तो
सत्ता में नहीं थे, हम तो सांसद थे। लेकिन यह बात मेरे दिमाग में छा गई कि जब तक सरकारी अस्पताल दुरुस्त नहीं होता, ये बड़ी बात है जिसको तन ढकने के लिए बेस्ट वस्त्र नहीं, वह इस बात की चर्चा करके चला गया। हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा हो, और इसलिए वो काम किया गया। तो उसका नतीजा तो देख रहे हैं, जो हम लोगों का फेज 1 का काम है उसका नतीजा है कि 39 प्रति महीने से आज उसकी संख्या 10,500 मरीजों की। ऐसा तो है कि बीमार पड़ने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है, बल्कि लोग अब अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उसके उन्नयन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उसको निर्मित करने का मुझे खुशी है कि इसमें अनेक सामुदायिक 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन, तो उसमें और ज्यादा मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से जब वहां से हम लोगों ने शुरू किया और बाद में देखा कि अब लोगों के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत है, और हम लोगों का क्या लक्ष्य, बिहार के मरीजों को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना। हम लोग सांसद रहते हैं, बिहार का कोई सांसद है उसकी बुनियादी जिम्मेवारी होती है कि उनके क्षेत्र के कोई आदमी इलाज के लिए गए, उनका एम्स में इलाज करवाइए, और इसके लिए हर व्यक्ति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमको अपना एक सहयोगी रखते थे, किसी को कोई कष्ट न हो उसके साथ एम्स जाता था, और जहाँ कहीं भी जिन डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ती थी, कोई खास मरीज रहता था जिसमें कि उसके इलाज की तत्काल जरूरत है, तो हम लोग भी बात करते थे। और कभी कभी अपने क्षेत्र के मरीज को देखने के लिए वहाँ भर्ती रहते थे, जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि बिहार के इतने लोग चारों तरफ दिख जाते, लोग रास्ते में मिल जाते, तो ये लगा कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को आना पड़ता है। और हम तो एम्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और अस्पतालों में भी लोग जाते हैं, जो सक्षम है वो निजी अस्पतालों में जाते हैं। पर सक्षम लोगों की कोई समस्या नहीं हो तो अपनी इच्छा से जहाँ भी बेहतरीन जिनको भरोसा हो वहाँ के इलाज को वहाँ कराएंगे। लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने लक्ष्य किया है कि अकारण लोगों को बिहार के बाहर इलाज के लिए नहीं जाना। और उस वक्त हम देख रहे थे इलाज का प्रबंध ही नहीं है। अब कम से कम बहुत सारे बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को जाने की मजबूरी नहीं है, पहले मजबूरी थी, अब चॉइस। अगर कोई जाना चाहे कहीं बाहर इलाज करने के लिए तो स्वतंत्र है जाए, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य ये है कि लोग मजबूर न हो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए बाहर जाए। इच्छा अगर बाहर इलाज कराने की है इच्छा, लेकिन यह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और उपलब्ध होना चाहिए, लोग यहाँ कराएं। आप देख लीजिए पहले क्या हालत, पीएमसीएच में भी उतने इंडोर पेशेंट्स नहीं रहते, आज हालत देखिए, कब कब तस्वीर आप लोग छाप देते हैं, इतने मरीज कभी कभी आ जाते हैं उनका बेड नहीं, और वहां चले गए तो उनको नीचे ही सुला करके इलाज करते रहते हैं। तो दो पक्ष है इसका, भाई उसकी जितनी क्षमता है उससे भी ज्यादा जा रहे हैं, एक पक्ष देखिए, पहले उसको जाते नहीं। हमारे बिहार शरीफ की कहानी हम सब दिन सुनाते हैं, एक पत्रकार के साथ कुछ हुआ था घटना, उसको पकड़ के बंद कर दिया गया था और वो ठीक नहीं हुआ था काम उन दिनों, तो हम उससे मिलने चले गए और वो इलाज के लिए अस्पताल में हम साथ देखने के उसका पत्रकार को, और जब देख करके लौट रहे थे तो अचानक देखा कि धप से हुआ, मेरे क्या धप से हुआ, किसी के कुत्ता है फर्स्ट फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर में इंडोर पेशेंट रहने की जगह वहां मरीज नहीं दिखते थे और मरीज के बिस्तर पर कुत्ता आराम कर रहा है, और उधर से जाते देखा एक्टिविटी तो तुरंत हब से भागने के लिए खुला। भाई कमाल है, आज क्या हालत, आज बताइए कि कहीं भी जहां इंडोर इलाज की व्यवस्था है अस्पतालों में, वहां पर उसके बेड की कमी आप देखिए, दिक्कत बेड की है कितने अस्पताल, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने बेड्स रहते थे उससे बहुत ज्यादा बेड अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि प्रखंड स्तर पर जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको धीरे धीरे जो सबसे पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिकता देते हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत करेंगे।
तो ये सब इंतजाम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है लोगों के जांच की जरूरत, तो खाली अब कोई यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं, कई प्रकार के टेस्ट की जरूरत, उन सब टेस्ट कराने की सुविधा अस्पतालों में हो। तो इन सब चीजों से लेकर और जांच करने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है वो इक्विपमेंट उपलब्ध हो। और इन सब चीजों का दूरगामी परिणाम यही निकले कि कोई अपने इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर न हो। तो हम लोगों के जो दूसरे चरण का सुधार है हेल्थ के क्षेत्र में, उसका लक्ष्य ही पहले क्षेत्र को हम लोगों ने प्राप्त किया पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण का काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन काम, और इस काम को करने में बड़े निर्णय लेने पड़ते। हम लोग तो निर्णय ले लेते हैं, हम लोग तो नीति का स्वीकृति दे देते हैं, धनराशि का भी प्रबंध कर देते हैं, पैसे की भी दिक्कत नहीं होने देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो करना हमारे अधिकारी। अब जब ये एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो इनके सामने भी कई तरह की नियमों की कई प्रकार की चीजें होती है, तो इन सब चीजों में तो विलम्ब होता ही है। निजी क्षेत्र में इन सब चीजों में विलम्ब नहीं होता, लेकिन सरकारी क्षेत्र में आप जाइएगा तो हर चीज में पारदर्शिता होनी है। कोई इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए, कल को के पता चला कि आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं इलाज के लिए और बाद में खबर चल गई कि साहब इस इलाज ये खरीदने में बड़ी गड़बड़ी हो गई, तो जो इसके लिए लोग हैं उनको भी बड़ा भीतर से एक मन में संकोच रहता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हेल्थ सेक्टर में ये दिक्कत होती है। तब ये कॉर्पोरेशन की वजह से काम करने लगता है। तमिलनाडु में कितना बढ़िया काम करता है ये कॉर्पोरेशन। शुरू में मेरे सामने अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि हम दवा और इक्विपमेंट की खरीद तमिलनाडु में कॉर्पोरेशन के माध्यम से करें। उनके बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिहार में, बिहार सरकार का इन्वेस्टमेंट, और हमने तमिलनाडु के कॉर्पोरेशन से आप क्यों यहाँ कॉर्पोरेशन बना, समय लगा। अब कॉर्पोरेशन का हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो खूब काम कर रहे हैं। अब यही है कि दवा खरीद और इक्विपमेंट इन चीजों में भी इनका काम पूरा हो, ताकि इस तरह की कोई असुविधा और दिक्कत अस्पतालों के इक्विपमेंट में नहीं। अभी तरह की चीजें हम लोगों के मन में अनेक बातें, अस्पताल बना हुआ, अब अस्पताल में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार के डिजास्टर के शिकार हो। हम लोगों ने जो तय किया है रेट्रोफिटिंग का भूकंप रोधी, उसमें अस्पतालों के बारे में सोचा है कि साहब हम करें, स्कूलों के बारे में सोचा है, यहाँ बड़ी संख्या में या तो पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं या इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं। तो एक एक नहीं कई चीज, फिर आग लगने की घटना होती है, तो ये काम हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोगों को कहा इस पर काम शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। इस प्रकार से हो तो अब जो हमारा ये कॉर्पोरेशन है वो इन सब चीजों पर ध्यान, नए भवन के निर्माण में और उसमें जो बिजली आदि की जो व्यवस्था हो ऐसी हो कि किसी भी सूरत में वो फायर का शिकार है। तो इन सब चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है कि चीज पर नहीं। बताइए, नहीं कोई घटना घटती है तो कोई बात नहीं, एक घटना घट जाए तो क्या होगा। तो हम लोग तो एक एक चीज पर सजे, लेकिन ये कोई कहेगा कि रातों रात सब चीज हो जाएगा वो तो संभव नहीं है। वक्त तो लगेगा, लेकिन विचार है, और हम समझते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इन चीजों पर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और अब मुझे पूछिए कि मंगल पांडे इस बात में उनकी जितनी दिलचस्पी है, मंत्री बनते ही जो विभाग की समीक्षा हम लोगों ने संयुक्त रूप से की, मुख्यमंत्री जी भी थे, सब थे, लेकिन अब जिस ढंग से काम हो रहा है मुझे बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा संतोष उसको मिलता है कि चलो अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग को संभाल रहा है जिसके मन में ये सारी बातें और पूरी गहराई से और हर स्तर पर वो व्यक्ति देख रहा है कैसे हो। और जान लीजिए हम लोग को आजकल जो लोग भी हैं पॉलिटिक्स में हैं, सब कुछ है, लेकिन जब जिम्मेवारी मिलती है काम करने की तो हमें तो सेवा भाव से काम करना चाहिए, और ये हम लोगों का संस्कार है, यही करते हैं। लेकिन साथ साथ उसमें देखना पड़ता है माइक्रो लेवल पर, नीचे के स्तर पर देखना पड़ता है। हमारे तो अधिकारियों की कमी है, बताइए महाजन जी को कितना कष्ट होता है, सवेरे 9 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे रात तक खटते हैं। हम लोग को देख करके लोगों के कष्ट को कभी कभी लगता है, लेकिन करें हम अधिकारी लाए कहाँ से,
अब स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा भी, शिक्षा विभाग इतना बड़ा भी, किसको बना? ये ऐसे विभाग हैं और इतने बड़े विभाग हैं, आप सब जानते हैं। जब शुरू में राजकाज चलता था तो 3 विभाग सबसे इंपॉर्टेंट विभाग माना जाता था, शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर। आज भी तो दोनों विभाग की जब हमारी प्रधान सचिव, दोनों जगह इतने ज्यादा इतने कार्य होते हैं, तो इन सब कठिनाइयों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जिन कठिनाइयों के बीच में काम कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि और अब तो मेरी समझ से कई काम हुए जिसके बारे में लोगों ने आंकड़े भी बोले, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हो, या फिर टीकाकरण की बात हो, रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात हो, किस तरह से हम लोगों ने पोलियो से मुक्ति पाई, अब कालाजार से मुक्ति पाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और रूटीन इम्यूनाइजेशन भी कहा जब लोग काम संभाले तो मुश्किल से 16% इम्यूनाइजेशन था रूटीन, और अब 84% पे पहुंच गए। इसको और आगे ले जाना है और हम लोगों का तो संकल्प है कि टॉप 5 स्टेट्स में बिहार रहेगा। तो जो केंद्र की एक योजना है इंद्रधनुषी योजना, उसका भी क्रियान्वयन, और हम लोगों ने यह भी 2 साल चलाया कि साथ जिन जिलों में इंद्रधनुषी योजना चलेगी, बाकी जिलों में आप अपनी तरफ से भी उसी योजना को चलाइए ताकि रूटीन इम्यूनाइजेशन का काम पूरे तौर पर हो। तो इन सब चीज़ों से बीमारी की संख्या घटेगी। और फिर स्वच्छता, आज तो 90% की जो बीमारियां होती हैं खुले में शौच के कारण, अगर खुले में शौच से जिस दिन मुक्ति हो गई उसमें ये छोटी मोटी बीमारियां तो होगी ही नहीं, उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो इसके साथ साथ ये सब सस्टेन कैंपेन चलाते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना और इम्यूनाइजेशन हो जाने से हमारी नई पीढ़ी को कई प्रकार की बीमारियों से बचाव हो जाएगा। तो ये सारे काम चल, और अब कैसे होता था प्रसव, संस्थागत प्रसव कहाँ होता था? 4% 5% मुश्किल से संस्थागत प्रसव होता था। अब कम से कम बढ़ा है, अब वो 52% के करीब पहुंच चुका है। हम लोग को इसको बिल्कुल 100% हम लोगों का लगा, ये सब संस्थागत प्रसव, उसमें बहुत सहूलियत होती है। और इसके लिए कई प्रकार के काम, और हम लोगों ने जो कई योजनाएं चलाई है। अब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें जो बच्चे हैं उसके मृत्यु दर में ज़्यादा कमी है, लेकिन बच्चियां जो पैदा होती है उनके मृत्यु दर में उस तुलना में उतनी कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि घर में तो अगर बेटा पैदा हुआ, उसको अगर तुरंत पैदा होने के बाद कुछ तकलीफ हुई तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। बेटी पैदा हुई तो देखते हैं अरे ठीक हो जाएगी, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके चलते हम लोग बड़ा उसके लिए भी कैंपेन चला रहे हैं, सामाजिक अभियान चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूरी रथ यात्रा कराई और फिल्म दिखाया लोगों को कि क्या होता है इससे, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके लिए जो कुछ भी आशा वर्कर हो सब लोगों के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त संसाधन का भी प्रबंध किया है। अगर माताएं जो हैं जो जिनका प्रसव हुआ है वैसी माताओं को भी अगर वो अस्पताल में रहेंगी अपनी बेटी के इलाज के लिए, उनको प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपया हम लोग देंगे ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। और ऐसे लड़कियों के, नवजात लड़कियों के इलाज के लिए बच्चियों को लाएंगे। उस समय जो आशा वर्कर्स हैं उनको जो पैसा मिलता है प्रसव के लिए उससे कहीं से बहुत ज़्यादा मिलेगा। 500 रुपये देने की बात हम लोगों ने तय कर दी है। तो इस तरह से एक एक चीज कैसे उसको और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। इसमें आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है और आप जानते ही है जिसका जिक्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। हम लोग ये जो बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, ये सबके खिलाफ, शराब के चक्कर में कितना बीमारी और कितना इलाज के लिए लोग आता था एक्सीडेंट होने के बाद। हालांकि सब इलाज करने वाले डॉक्टर लोग शुरू में थोड़ा कहते थे कि भाई हमारा तो मरीज है, धीरे धीरे लोग उसके हिसाब से उनका मन तैयार हो गया, एक्लेमेटाइज किए। लेकिन आप सोच लीजिए ये बात, बच्ची 18 साल से कम उम्र में शादी हो गई, उसके तो प्रसव में तकलीफ होगी,
समय तो तकलीफ होगी। उसमें मातृ मृत्यु दर को अगर आप देखेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, तो जो बाल विवाह की शिकार जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका मृत्यु दर ज्यादा। और उसी प्रकार से अगर इस प्रकार के कम उम्र के बाल विवाह की शिकार महिलाओं का जब प्रसव होता है तो उनकी तो पीड़ा होती है, और साथ साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इससे उनको बचाना, और ये बार बार कर रहे हैं। हमारे बिहार में एक समस्या स्टंटिंग की, स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है। 5 साल के बच्चों को देखिए तो स्टंटेड ग्रोथ जितना है देश में, उसकी तुलना हमारे बिहार में बहुत ज्यादा हो गया। उसका कई कारण, कुपोषण, लेकिन एक कारण बाल विवाह। उसके चलते जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो क्षमता नहीं रहती, इसलिए बाल विवाह को रोक लगना बहुत जरूरी है। जैसे सशक्त सामाजिक अभियान चला, तो सब लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए। आप लोगों को भी इसमें, आप लोग जो इलाज करने वाले चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी तरफ से भी लोगों को बोलते रहेंगे तो इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। और इससे जितने मापदंड हैं उसमें देखिएगा बहुत सुधार आ जाएगा। और हम आपको क्या बताएं, इसकी चर्चा तो हमेशा करते हैं। जहां तक महिलाओं के खिलाफ अपराध, तो पूरे देश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उसमें अगर पूरे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए जाते, उसमें आप देखिएगा कि बिहार का महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें बिहार का नंबर 26वां है। लेकिन अगर हम देखेंगे दहेज हत्या का मामला या दहेज उत्पीड़न के जो मामले होते हैं उसमें देखिएगा बिहार दूसरे नंबर पर, यूपी के बाद दूसरे नंबर पर। अगर इससे मुक्ति मिल जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब महिला उत्पीड़न के आंकड़ों में शामिल है। अगर इससे छुटकारा मिल जाएगा और इसमें कमी आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में कितनी भारी और गिरावट आ जाएगी। शराबबंदी से बहुत इंप्रूवमेंट आया, शराब पी करके लोग आते थे और आज कितनी इन सब चीजों से लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो सब ऐसी चीजें, तो हम लोगों को इन सब चीजों के लिए सशक्त अभियान चलाते रहना। एक तरफ जो ट्रीटमेंट का है उसकी व्यवस्था करना, इलाज का इंतजाम करना, और दूसरी तरफ लोगों में कॉन्शसनेस, जागृति पैदा करना, उसके लिए सामाजिक अभियान। तो मेडिकल क्षेत्र ऐसा है कि अकेले सिर्फ दवा और चिकित्सक इलाज से नहीं, बहुत तरह की चीजें होंगी जिसमें जागृति आएगी तो लोगों की बीमारी और हटनी चाहिए। तो जागृति आनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने इन सब चीज़ों के बारे में जो अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, और अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी गति आएगी। और अब मुझको भरोसा हो गया है कि दूसरे क्षेत्र का जो रिफॉर्म है हेल्थ के सेक्टर में अब वाकई जमीन पर उतरेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और ये खुशी की बात है, इसकी चर्चा की जा चुकी है बहुत सारे चीज़ों के लिए। कैंसर इंस्टीट्यूट अगर IGIMS में बन रहा है तो मुजफ्फरपुर में बनने वाला है। और फिर जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का काम IGIMS में हो गया, उसकी व्यवस्था होने जा रही है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की दिशा में IGIMS में लगभग काम पूरा हो चुका है, उसकी शुरुआत हो। तो इस तरह से जिसका जिक्र मैंने किया कि बाहर जाने की मजबूरी न रहे इलाज, यहाँ भी सब तरह का प्रबंध हो। तो ये सब क्षेत्रों में काफी काम होगा। मुझे खुशी है कि आज जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, भवनों के निर्माण के क्षेत्र में, और हमको मंगल पांडे जी ने कहा कि भाई अब एक योजना को इसमें हटा दिए तो NMCH में अलग से हम लोग जाए। अब NMCH अपनी NMCH बताइए, आज से 8-9 साल पहले बिल्डिंग का ढांचा देख आप बहुत सुधार की जरूरत है। तो फिर चलेंगे, हमने इनको कह दिया, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रधान सचिव को हम यही करेंगे कि फिर देखेंगे
आप उस समय जब हम पहली बार देखते थे तो नहीं, लेकिन अब देखिएगा और जो बात वहाँ सामने नजर आ रही है उस पर काम जरूर शुरू करा। हम लोग धन का प्रबंध करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना तो आप करना है। अब बताइए पीएमसीएच के प्रति हम लोगों का क्या भावनात्मक लगाव, आप सब जानते हैं। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज और उसका अस्पताल, लोगों का कितना भरोसा। देखिए हम लोग जब तक पटना यूनिवर्सिटी में थे, पटना यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और बगल में मेडिकल कॉलेज था, तो हम लोग के साथ पढ़े हुए प्री साइंस के दोस्त लोग कोई मेडिकल कॉलेज तो आना जाना तो रहता था। पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए यूपी से और दूसरे प्रांतों से मरीज पीएमसीएच की इतनी महत्ता, तो हम तो भाई पीएमसीएच को फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में परिणत करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने और एक स्कीम, और हमने तो यहाँ भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको रिमूव कर देना, हटा देना और उसकी जगह पर हमको नया बनाना। देखिए पीएमसीएच का जितना बड़ा कैंपस है, अगर हम नए सिरे से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो जगह की कोई कमी नहीं, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या यही है कि पहले का बना हुआ मकान है। अब पहले के बने हुए मकान में आप कितना फ्लोर ऐड कर सकते हैं, या जो मकान बना हुआ उस पर आप कितने लोगों का और इलाज करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें तो धीरे धीरे करके कुछ वर्षों की एक रणनीति बनाकर, एक कार्य योजना बनाकर एक एक करके स्नैप उसको बदल देना होगा। और एक हम लोगों की समस्या आ जाती है चिकित्सकों की, हम लोग तो इतना करने जा रहे हैं और हमको प्रधान सचिव जी ने भी बताया, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी भी बोल रहे थे कि साहब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब डॉक्टरों की उपलब्धता और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, नर्सेज की उपलब्धता। तो आप सोच लीजिए हर मेडिकल कॉलेज में हम लोग नर्सिंग कॉलेज कर रहे हैं और एएनएम का स्कूल हर एक सब डिवीजन, जीएनएम का इंस्टीट्यूट हर एक जिले में, पैरामेडिक्स का इंस्टीट्यूट हर जिले में। तो यह सब भी व्यवस्था, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उसके अलावा उनके सहयोग के लिए जिन लोगों की जरूरत है वो सब की उपलब्धता हो और ठीक ढंग से यहाँ पर लोगों को का इलाज हो सके। तो यह हम लोगों का लक्ष्य है और मुझे पूरा भरोसा है कि द्वितीय चरण का जो हम लोगों का शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के जो लक्ष्य है उसको हम जरूर प्राप्त करने में कामयाब होंगे। लेकिन इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है और मैं कॉर्पोरेशन से यही कहूँगा, अभी तो कुछ बिल्डिंग भवन निर्माण कॉर्पोरेशन के द्वारा भी बनाया गया और इसलिए हमारे भवन निर्माण मंत्री के कार्यक्रम है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब भवन निर्माण निगम को बहुत काम कर रहा है। पहले तो अकेले भवन निर्माण विभाग ही था, उसी को सब सरकारी बिल्डिंग देखना। तो हम लोगों को लगा कि भाई जो मेडिकल क्षेत्र के बिल्डिंग है, हेल्थ सेक्टर के जितने बिल्डिंग उनको बनाने की क्या जरूरत है, ये कॉर्पोरेशन बनाएगा। लेकिन इसका डिजाइन जो जरूरत है इलाज के लिए उसके अनुरूप और उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने कुछ जो आज के बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है उसकी मैंने तस्वीरें देखी और तस्वीर देख करके तो बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह से बनाइए और जैसा देखने में अच्छा है अंदर में भी अच्छा जरूर होगा। एक आध तो घूमते फिरते हम अंदर जाएंगे जरूर देखने के लिए भी कभी कभी, ताकि अंदर में भी, और ये हम किसी को ये नहीं कहते घूमता, ये एक एक चीज को देख लेना पड़ता है। अब पहले बिल्डिंग बनता था तो क्या होता, बिल्डिंग एक बना, आप बिजली वाला काम दूसरा करें और उसमें नल और पानी और ये सब चीज का काम तीसरा करें। अच्छा बिल्डिंग बन गया लेकिन उसका फर्निशिंग का काम बाद में हो। अब लोगों ने तय कर दिया कोई भी स्ट्रक्चर बने, चाहे उसमें पानी का या सब चीज का इंतजाम जो भी हो, वाशरूम का और बिजली का इंतजाम और साथ साथ फर्निशिंग और एक साथ, वरना बिल्डिंग बन गया फर्निशिंग नहीं हुई है उसके चलते उसका उपयोग नहीं हो रहा या नहीं होना है। और अब नए सिरे से जो नई हम लोगों ने नीतियाँ बना दी उसके क्रियान्वयन में आप सबके सहयोग से जो संरचनाएं बनेगी वो बहुत अच्छी संरचनाएं बनेगी, बहुत उपयोगी संरचनाएं बनेगी और लोग इलाज भी कराएंगे। जो इलाज कराने जाएंगे तो जहाँ जाएंगे तो पहले
भाई इलाज की जगह ही ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्या से तसल्ली हो गई कि जरा अच्छा जगह पर आ गए, तो और भी उसका जो मनोवैज्ञानिक रूप से है उसका लाभ मिले। तो मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि उन सब क्षेत्रों में काम और बहुत द्रुत गति से होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार की जो आवश्यकता है उसको हम लोग लागू करने में कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ जो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, इसके लिए मैंने बधाई दी है और मेरी पूरी शुभकामना है। और मैं स्वास्थ्य विभाग को यही कहूँगा कि हम लोगों का और मेरा हर प्रकार का सहयोग हमेशा होगा, आप सबको मिलेगा, ताकि ये बुनियादी चीजें और इन बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे तो लोगों को प्रसन्नता होगी। और हम लोग शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो क्या उद्देश्य भाई लोगों में के मन में खुशी आए, उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति तो हो ही, लेकिन उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन का भाव, संतोष का भाव और प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। हम वही दिन देखना चाहते हैं कि बिहार के लोग इस तरह के कार्यों से प्रसन्न हो, आनंदित हो, संतुष्ट हो, और तब जो बिहारियों का पुराना गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए वो कमर कस दें, तो फिर अपना बिहार शीर्ष पर जाएगा, ऊंचाइयों पर जाएगा।